नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं हिंदी व्याकरण विषय को लेकर के। हिंदी व्याकरण क्या है और इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसकी सामान्य जानकारी करते हैं। किसी भी भाषा की अशुद्धियों को अगर ठीक करना है तो उस भाषा के व्याकरण का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यानी कि भाषा संबंधी अशुद्धियों को ठीक करना है तब व्याकरण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दों को अनुशासन में बांधने का जो कार्य किया जाता है वह व्याकरण के माध्यम से ही किया जाता है, इसलिए व्याकरण का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। भाषा के नियमों को व्याकरण द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि किन नियमों के तहत भाषा को शुद्ध व परिमार्जित व परिष्कृत किया जा सकता है, उसके लिए व्याकरण के नियमों को ठीक से समझना अति आवश्यक है। व्याकरण की अवहेलना से भाषा अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भाषा पर व्याकरण का अंकुश रहना अनिवार्य है। अगर हमने व्याकरण की अवहेलना की, व्याकरण की तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो भाषा है वह अशुद्ध हो जाएगी, और जैसा फिर हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे तो लिखावट भी हमारी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए भाषा पर व्याकरण का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध, परिष्कृत व परिमार्जित करती है। हिंदी व्याकरण के घटकों या अंगों से भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। हिंदी व्याकरण का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनियाँ, स्वर व व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया जाता है। शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। वे हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। अविकारी का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी का कोई असर उस पर दिखाई नहीं देता है, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वे हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयाधि बोधक व संबंध बोधक। और अंत में आता है वाक्य रचना। तो आज हम वाक्य रचना पढ़ेंगे, जो कक्षा 6 से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए व प्रतियोगी परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए हम पढ़ते हैं वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। यानी कि भाषा की जो प्रथम और सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो होती है वर्ण, और वर्ण के फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, और टुकड़े करते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ या सार्थकता उसमें नहीं रहती है, वे नष्ट हो जाते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। वर्णों का भी एक सार्थक समूह होगा तभी एक सार्थक शब्द बनेगा, और उन्हीं शब्दों से हम आगे की सारी क्रियाएं पूर्ण करते हैं। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। अगर शब्दों का समूह सार्थक नहीं होगा तो वाक्य भी सार्थक नहीं बन पाएगा। इसलिए शब्दों का जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए, और उसी सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। यानी कि उन शब्दों को आपस में अगर बदल दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण जैसे हम देखते हैं, विभा छत के ऊपर खड़ी है। ये एकदम व्यवस्थित क्रमबद्ध शब्दों को हमने लगा रखा है। जो सार्थक शब्द है उनको एक व्यवस्थित निर्धारित दूरी से और एक क्रम में हमने उसको बैठाया तो एक सार्थक अर्थ इसका निकलता है। अब हम इसको क्रम बदल करके देखते हैं। क्रम बदलने पर क्या होता है, छत है विभा के ऊपर खड़ी, यानी कि पहले वाक्य को जो हम पढ़ते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि विभा जो है वो छत के ऊपर खड़ी है।
लेकिन शब्दों का क्रम बदलने पर ज्ञात होता है छत है विभा के ऊपर खड़ी, यानी कि विभा जो है वो नीचे है, छत उसके ऊपर खड़ी है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा जो संभव नहीं है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का जो सार्थक समूह होगा, जो कोई न कोई अर्थ स्पष्ट करेगा, उसको हम वाक्य कहते हैं। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है, यानी कि हम जिस बात को कहना चाहते हैं और सामने वाला अपनी बात को ठीक से समझ सके, उसके लिए कोई न कोई वाक्य हम बना करके उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है, यानी कि जो शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, वाक्य में जब उनका उपयोग कर दिया जाता है, तो उन्हीं शब्दों को हम पद कहते हैं, और उन पदों का जब सार्थक समूह होता है तो वह एक वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा, अगर इसको परिभाषित करना पड़े, कुछ निर्धारित शब्दों में अगर इसको बांधना पड़े, तो परिभाषा को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, और उससे कोई न कोई अर्थ स्पष्ट हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है, यानी कि वाक्य के माध्यम से ही किसी वक्ता के भावों को, विचारों को पूर्णतः व्यक्त किया जाता है, उसको वाक्य कहा जाता है। अब इन वाक्यों को और अधिक शुद्धता के साथ अध्ययन करना है, तो उनके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उन तत्वों का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो वाक्य के कुल 6 तत्व माने गए हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। इन 6 अनिवार्य तत्वों का अब हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। सार्थकता, वाक्य स्वयं सार्थक हो, यानी कि जब तक वह सार्थक नहीं होगा तो वह अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वाक्य का सार्थक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसका गठन भी सार्थक शब्दों में होना चाहिए। यदि परिस्थितिवश कहीं निरर्थक शब्द आ भी गया है, तो वाक्य में उनका प्रयोग अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी कि कभी कभी हमें वाक्य को ठीक करने के लिए कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, जो अमूमन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वाक्य को ठीक करने के लिए, वाक्य को समझाने के लिए कुछ निरर्थक शब्द उनके साथ जोड़ दिए जाएंगे, तो वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। चक चक निरर्थक शब्द है, किंतु यदि हम कहते हैं कि सभ्य समाज में बैठकर चक चक नहीं करनी चाहिए, तो इसका प्रयोग अर्थपूर्ण हो जाता है। योग्यता, योग्यता का अर्थ है शक्ति या सामर्थ्य, यानी कि जो वाक्य है उस वाक्य के खुद के अंतर्गत अपने अर्थ को स्पष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। यदि कोई वाक्य बनाए, किसान आग से खेत को सींचता है, तो वाक्य नितांत अशुद्ध होगा, क्योंकि खेत को सींचने के लिए आग की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। आग जलाने का कार्य करता है। आग में जलाने की योग्यता है, सींचने की नहीं, इसलिए वाक्य रचना करते समय कर्ता की योग्यता के अनुसार क्रिया का विन्यास करना चाहिए। आकांक्षा यानी कि पूर्णता। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। यानी कि किसी भी वाक्य को अगर जब तक हम पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक उसका अर्थ जो हम बताना चाहेंगे वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वाक्य का पूरा होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण तौर पर देखते हैं, अशोक करता है, तो प्रश्न पैदा होता है क्या करता है। दूसरा उदाहरण है पढ़ता है, तो फिर प्रश्न पैदा होता है कौन पढ़ता है। अब इन वाक्यों में अधूरापन है, क्योंकि कुछ न कुछ शब्द इसमें कम है, इसलिए ये प्रश्न खड़े हो गए कि क्या करता है और कौन पढ़ता है। तो अब देखते हैं ये सब जब इनको पूरा किया जाए तो क्या होगा। अशोक विद्यालय से मिला गृह कार्य करता है, यानी कि उनमें जो शब्द कम थे उन शब्दों को जब इसमें सम्मिलित कर दिया तो वाक्य पूर्ण हो गया और अर्थपूर्ण भी हो गया और सार्थक भी हो गया।
इसलिए वाक्य में शब्दों का पूरा होना बहुत जरूरी है। बालक पढ़ता है, यानी कि कौन पढ़ता है, ऊपर प्रश्न पैदा हुआ था, तब वापस इसको व्यवस्थित किया, इसको पूरा किया तो पता चला कि बालक पढ़ता है, इसलिए वाक्य का पूरा होना बहुत जरूरी है। निकटता या अविच्छिन्नता यानी कि समीपता, यानी कि जो शब्द वाक्य में लिखे जाते हैं एक निर्धारित दूरी पर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर दूर अगर लिख देंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, उसमें फिर वो केवल और केवल शब्द ही हमें प्रदर्शित होते दिखाई देंगे। किसी वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय उसके पदों में समीपता अथवा अविच्छिन्नता होना आवश्यक है। अटक अटक कर बोलना अथवा असंगत शब्दों के मेल से वाक्य बनाना, दोनों ही वाक्यों को उसकी श्रेणी से गिराते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया पढ़ता कर्म पुस्तक के समीप है, यानी कि क्रिया और कर्ता और कर्म का आपस में मेल जोल होना बहुत जरूरी है, निकटता बहुत जरूरी है। अतः वाक्य में समीपता है। यदि इस वाक्य को श्याम पढ़ता है पुस्तक लिखा जाए तो समीपता विच्छिन्न हो जाती है और वाक्य का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु है पदक्रम, यानी कि उन शब्दों का एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। व्याकरण में वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना नितांत आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उससे स्पष्टता नहीं होती है। जाता छात्र विद्यालय है, यह जो वाक्य है इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या कहना चाहता है। दूसरे उदाहरण के अंतर्गत उसी वाक्य के जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को हमने व्यवस्थित किया है, एक निर्धारित क्रम में बिठाया है, तब स्पष्ट अर्थ निकल करके आया, छात्र विद्यालय जाता है। ऊपर के दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान हैं, किंतु प्रथम वाक्य में पद क्रम नहीं है, यानी कि उन शब्दों का क्रम जो है वो ठीक नहीं है, जबकि दूसरा वाक्य पद क्रमानुकूल है, इसीलिए दूसरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट है और पहले का नहीं। अंतिम तत्व है अन्वय, मेल या समन्वय, यानी कि वचन, काल और कारक आदि का क्रिया के साथ समन्वय होना आवश्यक है। यानी कि क्रिया अगर स्त्रीलिंग की है तो काल वगैरह भी उसी के अनुरूप प्रयुक्त होना चाहिए, वचन भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। समन्वय के अभाव में वाक्य निरर्थक अथवा भ्रमपूर्ण हो जाता है। बालक और बालिकाएं गई, कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। तो इस प्रकार से इन 6 तत्वों का अध्ययन वाक्य रचना के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही वाक्य के अंग भी होते हैं, और वाक्य के अंग जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 2 अंग कहे गए हैं। एक को हम उद्देश्य बोलते हैं और दूसरे को विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, यानी कि जो कर्ता होता है वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है, और उसी के संबंध में फिर हम आगे जो भी बात करते हैं वह सब उद्देश्य के अंतर्गत आती है। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। अनुराग खेलता है और सचिन दौड़ता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता यानी कि व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। दूसरा अंग है विधेय, यानी कि उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। यानी कि पहला तो था कर्ता के संबंध में जब कोई बात कही जाए, और विधेय जो होता है कर्ता से संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता होता है
उस कर्ता को अगर हम अलग कर दें और शेष जो भी शब्द उस वाक्य में उपस्थित होते हैं वे सभी विधेय कहलाते हैं। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई विधेय का विस्तार है तथा लंबे लंबे बालों वाली लड़की उद्देश्य का विस्तार है। इस प्रकार से यह वाक्य रचना के 6 तत्व और 2 अंगों का आज हमने अध्ययन किया। अगला जो है हम वीडियो जब लेकर के आएंगे तब उसमें वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।